हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, कि जहां पर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ी थी कि कॉस्टिंग क्या होता है। हमने पढ़ा था कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट। एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है जिससे हम एसरटेन करें कि हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी है, हमारी कॉस्ट कहाँ कहाँ पे लग रही है। फिर हमने पढ़ा था इस कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें क्या आता है। जहां पर पढ़ा था उसमें मटेरियल होता है, उसमें लेबर होता है और उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट क्राइटेरियाज हमने रखे, फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट क्या हो सकता है, एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट क्या हो सकता है, कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, ट्रेसेबिलिटी विद द प्रोडक्ट के हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। ये हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। तो हमने समझा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट जो हमें इस कॉस्टिंग में। फिर हमने पढ़ा था कि कॉस्टिंग का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करे। तो उसके लिए हमने देखा कि कितने तरह के कॉस्ट होते हैं। फिर हमने देखा था कुछ कॉस्ट रिलेवेंट होते हैं, कुछ इररिलेवेंट होते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था संक कॉस्ट तो इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि वो तो हुई होती है कॉस्ट। कुछ कॉस्ट रिलेवेंट होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था। वो सारी चीजें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। मतलब एक चीज है टेक्निक्स और दूसरा था मेथड्स। और मेथड्स में हमने ये चीज देखा था कि इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कौन सा मेथड इनको सूट करेगा। हमने पढ़ा था जैसे अगर प्रोसेस इंडस्ट्री है, डिफरेंट प्रोसेस से निकल के एक रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड बनता है, तो वहां पे प्रोसेस बेस्ड अकाउंटिंग होगी। और अगर सिंगल यूनिट निकल रहा है, एक ही यूनिफॉर्म यूनिट निकलता है, तो वहां पे आप सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अगर बैचेस में आप प्रोसेस करो तो आप बैच कॉस्टिंग करोगे। वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में किया है। अगर आपने वो सारे लेक्चर देखे हैं जो ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में है, तभी आप प्लीज आज का लेक्चर देखो, क्योंकि आज हम जो एक चैप्टर था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हमारा बचेगा कॉस्ट बजट। तो आज की लेक्चर आपको तभी समझ आएगी अगर आपने पुराने लेक्चर जो है वो सारे देख लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, प्लीज आप उन 4 लेक्चर्स को देखो, प्लेलिस्ट में पड़ेगा, तब ये वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटिंग द कॉस्ट। तो फिर हमने कॉस्ट को देखा, क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। फिर मेथड्स हमने पढ़े थे। आज हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे। आज हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिस तरह से आप कॉस्ट एसेटेन कर सकते हो और आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है। जो मेजर 4 टेक्निक्स है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है। वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग इज आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करोगे। मतलब ऊपर आपने मेथड फॉलो कर दिया कि अच्छा आपकी प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री है तो आप ये करोगे, प्रोसेस बेस्ड करोगे। ठीक है, और आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करोगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपको दिखा होगा कैसे कैसे चीजें करनी होती है। ठीक है, कि किस तरीके से आप मटेरियल कॉस्ट लोगे, लेबर कॉस्ट लोगे, वो सारा लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी टेक्निक्स है। टेक्निक्स में आएगा आपका कि आप क्या फॉर्मूलाज फॉलो करोगे। वन ऑफ द टेक्निक्स इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, another is marginal costing, the third one is standard costing and the fourth one is budget and budgetary control। आपके सिलेबस में ये जो बजट एंड बजटरी कंट्रोल है ना, ये अलग से एक टॉपिक भी उन्होंने रखा है। तो आज भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं एज ए टेक्निक इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, बट आपके लिए अलग से एक टॉपिक रखा गया है कॉस्ट मैनेजमेंट में बजट एंड बजटरी कंट्रोल। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कॉस्ट को एसरटेन करना, मतलब कॉस्ट को ढूंढना। उसके बाद कॉस्ट को एलोकेट करना कि किस में जाएगा, वो चीज था प्रोडक्ट में कौन सा कॉस्ट जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। और फिर जाके हमने पता कॉस्ट मैनेजमेंट, हम कॉस्ट को मैनेज करें, कॉस्ट को कंट्रोल करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें। तो ये सारे टेक्निक्स हमें, ये बजट है ना उसमें भी मदद दे देता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसमें मदद देता है। तो आगे आपने कॉस्ट मैनेजमेंट में देखा होगा, आपको रखा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, तो इस चीज को हम वहां पे भी कवर करने से। तो आज का लेक्चर हमारा लिंक हो जाएगा विद जो हम कल लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, चलो मैं एंड पे उस चीज को बताता हूं। सबसे पहली टेक्निक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या होता है? जज़ब करना, वो उर्दू में जज़ब करना बोलते हैं। एब्जॉर्ब करना किसी चीज को। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, आप किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हो। किसको एब्जॉर्ब करते हो? सारा फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हो? फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हो। किसमें? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आप क्या करते हो? चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो। अब प्लीज इसमें इस वीडियो में कमेंट नहीं करना सर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है,
क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट में डिस्कस कर दिया है। तो अगर कोई फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है जो प्रोडक्ट के साथ वेरी करे, ठीक है। अगर मुझे ये सपोज ये शर्ट बनानी है तो इसके लिए जो क्या है, जो क्लॉथ लगेगा इस पे, जो इस पे लेबर लगेगी, जो बाकी एक्सपेंसेस लगेंगे वो तो आएंगे इसकी कॉस्ट में। प्लस आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए आप बोलते हो कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट हो रहे हैं फैक्ट्री में, सपोज फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है, सपोज 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ वेरिएबल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, कुछ कॉस्ट है जो होने वाली, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर्स है या फैक्ट्री में बाकी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी, जो परमानेंट एम्प्लॉइज आपकी उनकी सैलरी, वो सारा मिला के 2 लाख है। तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंस है 2 लाख। और अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो आप बोलोगे, आपको अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है तो आप बोलोगे कि आप कितने यूनिट्स बना रहे हो। आप 1 लाख शर्ट्स बना रहे हो ना, नहीं सपोज आप 10,000 शर्ट्स बना रहे हो ना, हाँ सर हम 10,000 शर्ट्स बनाते हैं पर मंथ। तो आप बोलोगे इन 10,000 शर्ट्स में अगर आपने कॉस्ट निकालनी है तो आप बोलोगे पर शर्ट का कपड़ा लगता है, सपोज आप बोलोगे कपड़ा लगता है 200 का, थोड़ा ज्यादा करता हूं इसको, एक शर्ट पे जो कपड़ा लगता है वो 300 का लगता है, उसमें जो लेबर लगती है वो 70 रुपए की लगती है, और इसमें जो बाकी एक्सपेंसेस लगते हैं वो शायद 130 के लगते हैं। कितना होगा ये, 300 प्लस 70 370, और ये 130 500 हो गए, ठीक है। फिर आप बोलोगे फिक्स्ड कॉस्ट कितने लग रहे हैं फैक्ट्री में पूरे महीने के, सर फिक्स्ड कॉस्ट लग रहे हैं 20,000, और आप कितने शर्ट्स बना रहे हो 10,000, तो आप बोलोगे 2 लाख रुपए कॉस्ट है, तो आप इन 2 लाख की कॉस्ट को करोगे एब्जॉर्ब इन पे प्रोडक्ट्स पे, तो आप बोलोगे 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो वो कितना आया 20 रुपीज पर यूनिट। तो आपने क्या किया, जो ये 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट था इसको आपने एब्जॉर्ब कर दिया पर यूनिट के हिसाब से। तो आपने बोला पर यूनिट में 20 रुपए के फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, तो आप बोलोगे आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है, शायद आपको इधर बोर्ड नहीं दिखेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा, तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो आपका है वो आएगा आपका 520 रुपीज। तो आपने क्या किया मेरे दोस्तों, आपने क्या किया यहां पे, आपने जो फिक्स कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर दिया, कहां पे, आपने उसको प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब कर दिया, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप क्या करते हो, जो फिक्स कॉस्ट होती है मेरे दोस्तों उनको भी एब्जॉर्ब करते हो प्रोडक्ट पे। तो आप पर यूनिट अगर निकालोगे तो आप बोलोगे अच्छा पर यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो आपको निकल जाएगा। हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है अगर मैं आपको बताऊंगा, जरा मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या आता है, लेक्चर नंबर 2 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आती है। हाँ सर, तो इसमें मैंने बोला था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोन एज प्राइम कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट लेबर इज नोन एज ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में फिर क्या होंगे, कुछ फिक्स्ड होंगे कुछ वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल होंगे वो तो डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। तो आप बोल सकते हो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये मैं कुछ फॉर्मूला जहां पे लिख रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट आप बोलोगे क्या क्या आएगा, सर वेरिएबल कॉस्ट आएगा जो प्राइम कॉस्ट है वो तो है ही है। हाँ सर, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, इट मींस आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना आपको। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, सर वो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू दिस शर्ट, तो वो तो डायरेक्टली इसमें आएगा, प्लस जो वेरिएबल ओवरहेड्स है, क्योंकि फिर मैंने बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो भी है, बट उनमें से कुछ क्या होंगे जो फिक्स्ड होंगे, कुछ होंगे जो वेरिएबल होंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस बट वो फिक्स्ड है, सुपरवाइजर की सैलरी दैट इज इनडायरेक्ट लेबर है ना, बट वो वेरिएबल है, अगर सुपरवाइजर वैसा है कि वैसा, और अगर परमानेंट है वो तो वो फिक्स्ड होगा। तो जो ओवरहेड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं जो प्रोपोर्शनेट होते हैं इसमें प्रोडक्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालोगे और आपने एब्जॉर्प्शन टेक्निक फॉलो कर दी, आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू उस प्रोडक्ट में प्राइम कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब उसमें मटेरियल कितना लग रहा है डायरेक्टली, लेबर कितना लग रहा है और एक्सपेंसेस कितने डायरेक्टली लग रहे हैं वो, प्लस जो वेरिएबल ओवरहेड हो रहे हैं वो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे ऐड,
आप बोलोगे फिक्स्ड ओवरहेड कितने लग रहे हैं पर यूनिट, तो वो पर यूनिट तो नहीं लगते। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है, मैंने आपको बोला था फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है पीरियड में, फिक्स्ड कॉस्ट पीरियड में सेम रहती है। आपका फैक्ट्री में ये 2 लाख का खर्चा हो ही रहा है, आप यूनिट्स बना लो या ना बना लो, तो वो होता ही होता है। बट जबकि वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, पर यूनिट चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल ओवरहेड वो तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इस यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई कि 500 रुपया लगते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो 500 लगेंगे, अगर नहीं बनाओगे तो ये 500 नहीं लगेंगे। पर जहां तक इन 2 लाख की बात है, ये तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक रेट निकालोगे। क्या निकालोगे, रेट निकालोगे। आप निकालोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना है 2 लाख, और नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने बना सकते हो। इधर नॉर्मल कॉस्टिंग होता है, उतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे नॉर्मली कितने बनाओगे 10,000, तो आप 20 रुपए का रेट लगा दो। इसको बोलते हैं रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रिकवरी रेट बोलते हैं। और इस रेट को 20 रुपया पर यूनिट को आप फिर क्या करते हो, ऐड करते हो पर यूनिट के साथ। तो आप बोलोगे आपकी नॉर्मल कॉस्ट जो है, आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट है पर यूनिट वो 520 रुपया है। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट एसर्टेन कर दी। जो कॉस्टिंग थी वो गोल आपका स्टार्ट जो हुआ था वहां से आज कंप्लीट हो गया। यू आर एबल टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाय विच मेथड, by which technique you follow the absorption costing. You absorb the fixed cost per product and that's known as absorption costing. समझ आया दोस्तों? हाँ सर, कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना, या तो आप मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। बट प्लीज ऐसा कमेंट नहीं करना कि सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ आ गया। अब दूसरा तरीका जो है निकालने का, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट। मेरे दोस्त, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? सर ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। जो कॉस्ट चेंज होती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो आपके वो वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, यहाँ पे आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में बेसिकली आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एट्रिब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन निकाल दो रेट, वो फिक्स्ड कॉस्ट लेते हो। तो यहाँ पे आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का जितना पोर्शन उसमें बटेगा, जितना उसको एलोकेट किया जाएगा, जितना उसको अपोर्शन किया जाएगा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बट मार्जिनल में आप बोलोगे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये जो मुझे आया 500 रुपया, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ओनली 500 रुपीज, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 520 रुपीज। और बोलोगे सर इनसे फिर प्रॉफिट तो उधर उधर आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर हम कैसे करते हैं। पूरे साल में आप बोलते हो, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं बोलूंगा। आप बोलोगे आपका सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस कितना है। तो मैं अगर 1 यूनिट का बोलता हूं, 1 यूनिट का, आप बोलते हो 1 यूनिट को मैं 700 में बेचता हूं। क्या बेचता हूं मैं, 700 में बेचता हूं। और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, वेरिएबल कॉस्ट 500 है। तो आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 200 रुपया। अगर आपको बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन कहां पे कम कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर है कंट्रीब्यूशन हम मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं सर, कंट्रीब्यूशन हम मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालते हैं। कैसे करते हैं, 700 में से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लेस कर दिया, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्तों, सर इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आया मुझे, यहां पे मैं कुछ इतनी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा ना, जो आपको बाकी कोई टीचर ना 50 लेक्चर के बाद बताएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका, वो मैं आपको इन 5 लेक्चर्स में टोटल कवर करा रहा हूं, जो आपको बाकी से 50 यूनिट 50 लेक्चर में मिल जाएगा। तो आपका क्या निकला यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे 1 यूनिट अगर मैं बनाऊंगा मैं 200 का प्रॉफिट कमाऊंगा। क्रक्स आया आपको बात, आप बोलोगे मैं 200 रुपया कमाऊंगा अगर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा। That is the contribution per unit. The selling price of the unit 700 माइनस जो मुझे इसको बनाने में कॉस्ट लगती है, इसको प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगी आपकी 500, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहा 200। सपोज आपने मेरे दोस्तों 10,000 यूनिट बना दिए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, आप बोल सकते हो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना आया पीरियड में।
कंट्रीब्यूशन कितना आया फिर 200 इंटू 10,000, तो आप बोले 8 3 4 5 2 गया 2, तो आपने कमाए 2 लाख रुपया। कितने कमाए आपने? 2 लाख रुपया। अब फिर आप बोलोगे मैंने तो 10,000 यूनिट्स बना दिए, और सॉरी ये 10,000 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 4 आएंगे, 4 और 2 6, तो आपने 20 लाख रुपया आपको फायदा हो गया। बट ये तो आपको सेल से हो गया ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका 20 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें आप क्या लेस करोगे? सर इसमें हम लेस करेंगे जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आएगी कितनी? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, सर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? सर हमारा प्रॉफिट आया 18 लाख रुपया। तो यहां पे आपने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, जो कॉस्ट टेक्निक आपने यूज कर दी, यहां पे आपने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, अगर आप देखोगे यहां पे आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में ले लिए। तो आपने बोला मेरी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट 520 रुपया है, यहां पे आपने ऐसा नहीं किया, आपने बोला मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपया है, तो आपने बोला कंट्रीब्यूशन मुझे कितना है। जैसे मैंने ये एक का दिखा था, इसको अगर आप पूरे पीरियड का कर ले तो आपका कुछ ऐसे फॉर्मूला बनेगा ये। तो आप बोलोगे आपका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस आपका 700 इंटू 10,000 है, दैट इज आपका 70 लाख रुपया सेल्स है। उसमें आप वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सर वेरिएबल कॉस्ट मेरी 50 लाख है, तो जब उसमें से 50 लाख रुपया लेस कर दिया तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? आपका कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख रुपया। आपका कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख रुपया, और उसमें से फिर आप लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे दोस्तों 2 लाख रुपया, तो आप बोलोगे कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 18 लाख रुपया है। तो आपको समझ आ रहा है मार्जिनल में आप क्या है, ये जो 20 लाख का, ये जो 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में लेते हो अलग से, इसको आप कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बनाते हो। तो अगर आप अकाउंटिंग की बात करोगे, वहां पे आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, वो 500 इंटू द नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, 50 लाख की जाएगा, और आपका जीपी वहां पे 20 लाख रुपया निकलेगा, और नेट प्रॉफिट आपका 18 लाख रुपया। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वहां पे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होके डायरेक्टली कहां पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बट अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करेंगे, वहां पे आप इन खर्चों को भी एब्जॉर्ब करते हो प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे आप कैसे करोगे? आप वहां पे बोलोगे आपका सेलिंग प्राइस है 70 लाख रुपया, और आपकी जो कॉस्ट है वहां पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलोगे, वहां पर आप कॉस्ट बोलोगे 520 इंटू वो आपका 52 लाख आएगा, दैट इज 52 लाख, और आपका प्रॉफिट निकलेगा 18 लाख। आई होप थोड़ा आपको समझ आया होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं, हालांकि मैं स्किप भी कर सकता था उस चीज को, कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है मेरे दोस्तों, हम ये रिकवरी रेट पहले निकालते हैं कि ये जो हम बोलते हैं कि हम पर 2 लाख का हमें खर्चा हो जाएगा, और हम रेट निकालते हैं पहले ही, साल के पहले ही निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं बजटेड ओवरहेड रेट। क्या बोलते हैं उसको? बजटेड ओवरहेड रेट। हम पहले ही बोलते हैं कि नॉर्मली हमें कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बनाने की, और हमारी कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख रुपया, तो हम बोलेंगे नॉर्मली हमारी कॉस्ट 2 लाख रुपया हो जाएगी, और 10,000 रुपया हमारे यूनिट्स बनेंगे, तो हमने रेट निकाला है 20 पर यूनिट। बट एक्चुअल में हम हो सकता है 10,000 यूनिट ना बना दें, हम 8,000 यूनिट की बना दें, तो उधर अंडर रिकवरी आती है और ओवर रिकवरी आती है, वो बाकी डिफरेंशियल फिर पीएनएल में दिख जाता है, तो उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट मार्जिन में क्या होता है, कोई अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी नहीं होती, क्योंकि आप जितना भी एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो लास्ट में लेस करते हो, आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, आपको ना यहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी होती है मेरे दोस्तों। क्यों? आपको पता चलता है कि हमें कितना बनाना चाहिए, एटलीस्ट हमें कितना बनाना चाहिए प्रोडक्ट, तब हमारा फायदा होगा, और उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ब्रेक इवन। ये चीज आपने सुनी होगी कि आपका ब्रेक इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपका स्टार्टअप होता है, जैसे मैं अगर अपना सीए स्टार्ट करूंगा, अपनी फर्म स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि स्टार्ट में तो ज्यादा क्लाइंट नहीं होते हैं, तो प्रॉफिट बहुत कम होता है, तो एटलीस्ट हम बोलते हैं आपको ब्रेक इवन आ रहा है। सुना है ये वर्ड? सर हाँ सुना है ब्रेक इवन, बट कभी समझने की कोशिश नहीं की है। आज मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्तों, ये ब्रेक इवन होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन क्या होता है? सर ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे आपको नो प्रॉफिट है नो लॉस है। तो आप मुझे जरा मार्जिनल कॉस्टिंग में बोलो, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप मुझे बोलोगे मेरी ब्रेक इवन सेल्स क्या रहेगी,
ब्रेक इवन सेल्स मेरी कैसी रहेगी, फिर आप बोलोगे सर आप सेल्स जो बोलोगे यूनिट्स में बोल रहे हो कि अमाउंट में बोल रहे हो, कि एटलीस्ट मुझे कितनी सेल होनी चाहिए कि मेरा ना प्रॉफिट हो ना मेरा लॉस हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। और वो हमें मदद करता है कॉस्ट एसेटमेंट में, डिसीजन मेकिंग में। इस कॉस्ट अकाउंटिंग देखो कैसे होता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरा। जरा मेरे दोस्तों मुझे बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट, कि अगर मैं एक यूनिट बना रहा हूं उसकी सेलिंग प्राइस माइनस उसकी वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा 700 रुपया, और उसको बनाने में जो मुझे वेरिएबल खर्चा हो जाएगा वो 500 रुपया है। तो पर यूनिट में 200 रुपया कमाऊंगा, पर यूनिट में मेरे दोस्तों कितना कमाऊंगा, मैं 200 रुपया कमाऊंगा। अब मुझे बता दो एटलीस्ट मुझे कितने यूनिट बनाने चाहिए कि मेरा ना प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। बाकी सारे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो इसमें लाए मैंने 500 में, बाकी क्या कॉस्ट हो रहा है सर, बाकी तो आपका ये 2 लाख का खर्चा हो रहा है, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। सर मुझे यहाँ पे लगता है ना बोर्ड इस तरफ से अच्छा दिखता नहीं है, तो मैं इस तरफ से लिखूंगा। तो सर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना सर 2 लाख रुपया, ये आपकी अब और कॉस्ट भाई, बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें आ ही गई, और क्या आपका कॉस्ट होता है सर, आपके फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख रुपया। एटलीस्ट आप इतनी सेल तो करो कि ये 2 लाख रुपया आप कमा सको। कैसे, आप बोलोगे आसान है सर, तो आपकी ब्रेक इवन सेल्स जो बनेगी, ब्रेक इवन सेल्स बनेगी 2 लाख डिवाइड बाई 200 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपको 2000 यूनिट्स, ये 2000 हो गया, 2 1 2 2 1 2, तो सर आपको 1000 यूनिट्स एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। तो इससे आपको डिसीजन मेकिंग होगी कि नहीं होगी। हाँ सर, मैं पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट आज हमने जब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली 500, ये कैसे निकाली सर, इसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, इसमें डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगेंगे और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, तो सर वो 500 रुपया होता है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 500 रुपया लगेगा और 700 में बेचूंगा तो 200 का फायदा कमाऊंगा। अब अगर मुझे डिसीजन लेना है कि एटलीस्ट कितने यूनिट्स मुझे बनाने हैं कि मेरा ना फायदा हो ना मेरा नुकसान हो, तो मैं बोलूंगा ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वो आया मेरा 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स, क्योंकि इन 200 यूनिट से मुझे 2 लाख रुपया कमाना है। इन 200 रुपया मुझे आ जाएगा पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स मुझे बनाने, मुझे 1000 यूनिट्स बनाने। सपोज मैंने 1000 यूनिट्स बनाई मेरे दोस्तों, तब क्या क्वेश्चन हो जाएगी सर, मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे आएगा 1000 इंटू 700, मैं 7 लाख रुपया कमाऊंगा, उसमें से मेरा खर्चा हो जाएगा 5 लाख रुपया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2 लाख रुपया, मेरा कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2 लाख, मेरा फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, तो ना मेरा प्रॉफिट होगा ना मेरा लॉस होगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। तो आपके पास आएगा ब्रेक इवन सेल्स। फिर आप बोलोगे कि जितना अब हम 1000 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे वो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, तो आप इस चीज को डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो। आप बोलोगे ठीक है दोस्त कोई बात नहीं, मेरे पास अगर ऑर्डर आ रहा है और मेरे पास कैपेसिटी है मैं ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मंदी है बाजार में, मैं नुकसान में बेचूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मेरा अपने जो रेगुलर कस्टमर है वहां से मुझे तो 700 का सेल मिल ही रहा है ना, तो मैं क्यों वेरिएबल कॉस्ट से सस्ते में बेचूंगा चीज को, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा, मेरा ब्रेक इवन तो ऑलरेडी है। तो वो डिसीजंस आप इससे ले सकते हो, अपने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करती, अपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, और फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्या करते हो सीधे लेस करते हो पीएनएल में। बट ये सब चीजें करने से आपका फायदा हो रहा है एनालिसिस में, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है यहाँ पे जिसका नाम होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है जो आपकी एक्चुअल सेल्स है, जो आपकी एक्चुअल सेल्स है या प्रोजेक्टेड सेल्स है या बजटेड सेल्स है, उसमें से माइनस करते हो आप ब्रेक इवन सेल्स। तो जितना ही ऊपर होगा उतना का फायदा है। आपकी ब्रेक इवन सेल्स 1000 है और अगर आप 3000 बना रहे हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 2000 यूनिट्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कोई बात नहीं, अगर डिमांड कम भी हो रही है कोई बात नहीं, अभी हमारा सेफ्टी है, अभी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा एक कंसेप्ट निकलता है जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स या प्रोजेक्टेड सेल्स जो आपकी लगती है माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये सारी चीजें आपको ना डिसीजन मेकिंग में लेती है, उसके लिए फिर वो डिटेल लेक्चर होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, आपको ओवरव्यू लेना है। अब कंपैरिजन करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कहता है ये जो 2 लाख का खर्चा होता है, सर ये जो 2 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट होता है इसको एब्जॉर्ब करते हैं पर यूनिट।
2 लाख डिवाइड बाई 10,000 तो आपको 520 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट हो जाए। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सर ऐसा नहीं करते। अब सेलिंग प्राइस में से जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसको सीधे लेस करते हैं, आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से जो ओवरऑल साल का फिक्स्ड कॉस्ट है वो लेस करते हो और आपका प्रॉफिट आता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आई, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई। अब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आते हैं और बजटेड कॉस्ट पे आते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड हमारे बच गए और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, अब हमारा तीसरा कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और अगर देखोगे इन दो को हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको, इनफैक्ट इन सबको मैंने मेथड्स में सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में भी डिस्कस कर दिया था, बट वहां पे हम कॉस्ट बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और बजट कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ना। अब हम करेंगे टेक्निक क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक क्या होती है मेरे दोस्तों, आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है वो पहले ही बोलती है अपने प्रोडक्शन मैनेजर्स को, जो फैक्ट्री में मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, कि भाई ये जो आप प्रोडक्ट्स बनाओगे ये इतने रुपए में बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला था, मुझे जब डिसीजन मेकिंग लेनी थी मैंने अभी बोला था, एक तो था कि फ्यूचर में जब कॉस्ट निकल हो जाएगी तब आप बोलोगे एक्चुअल में कितने में ये शर्ट तैयार होगी, एक्चुअल में इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। बट उससे पहले आप क्या बोलोगे, जब आप स्टार्ट करोगे काम तो आप पहले भी तो बोल सकते हो कि जब आप डिसीजन मेकिंग लोगे कि आपको जाना है या नहीं जाएगा, तब जाना है प्रोडक्शन में कि नहीं जाना है, तब भी तो आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो ना। तो आप बेस्ट एस्टिमेट्स लेते हो। नॉर्मली आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है पूरी, वो देखते हैं कि इंडस्ट्री में प्राइसेस का ट्रेंड, आज क्या प्राइस है और आने वाले जमाने में ट्रेंड क्या रहने वाला है, आपको कितने में रॉ मटेरियल पड़ने वाला है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा इसमें, उस हिसाब से वो बनाते हैं। वो बोलते हैं कि एक शर्ट के लिए, वो बोलते हैं एक शर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो लगेगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर रूल में याद था 10 पैसे ले 6 में, ठीक है। वो बोलेंगे 1.5 मीटर एट द रेट रुपीज 200, तो वो बोलेंगे सपोज 300 रुपीज का, 300 रुपीज का इसमें क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें लेबर लगेगा, इसमें टोटल लेबर जो लगेगा वो 2 आवर का लगेगा, और पर आवर की रेट सपोज 100 रुपया है, ठीक है, और वो आएगा सपोज 200 रुपया। और वो बोलेंगे इसमें जो वेरिएबल एक्सपेंसेस लगेंगे, सपोज इसमें जो बाकी एक्सपेंसेस लगेंगे वो लगेंगे, इसमें जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो टोटल लगेंगे लमसम में 100 रुपया। तो बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, इसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 500 रुपया। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया भाई ये ले लो आप, कि जो शर्ट है इसका हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट कितना है, आपको इसमें 500 रुपया लगेगा, जाओ भाई बना के लाओ। या आपको बोला एक कॉस्ट का, एक शर्ट का कॉस्ट 500 रुपया है, तो नॉर्मली हम लिमिट लेते हैं, सपोज प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हम 10,000 शर्ट्स के लिए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये रहे। 10,000 शर्ट्स के लिए आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर शर्ट इतना रहा, तो आप ले लो 10,000 शर्ट्स बना लो। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सपोज उसने 8,000 शर्ट्स बनाई वहां पे, मतलब पूरे साल में आपने 10,000 शर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने बोला कि भाई रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, वेरिएबल एक्सपेंस कितने लगेंगे, तो पर शर्ट जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 500 रुपया आएगी।
तो फिर आप बोलते हो उसको भाई कितना बना दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बोल रहा है कि 8,000 रुपया बना, 8,000 यूनिट्स बना ले। तो आप उसको बोलोगे भाई 8,000 के लिए जो तुम्हें मटेरियल लगा था ना, वो लगना चाहिए था 8,000 इंटू 300, दैट इज 24 लाख का आपको मटेरियल लगना चाहिए था। ठीक है, आपने 8,000 बना लिए थे, तो हमने बोला था 1.5 मीटर पर शेड लगेगा, तो वो कितना आया और इंटू 200 रुपया, तो आपको तो टोटल खर्चा 24 लाख होना चाहिए था। आपकी लेबर लगनी चाहिए थी 8,000 इंटू 200, आपकी 16 लाख की लेबर लगनी चाहिए थी। आपकी जो बाकी एक्सपेंस है वो लगने चाहिए थे 100 इंटू 8,000, तो 8 लाख का आपका खर्चा होना चाहिए था। जी तो के अर्थ जी। तो बाई मेरे 8,000 यूनिट के लिए, सपोज रैंडमली बोलता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, मुझे मारना नहीं। आपकी कॉस्ट होनी चाहिए थी 48 लाख। फिर हम क्या करते हैं, ये तो हमने बोला कि स्टैंडर्ड्स है, फिर हम देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। क्या देखते हैं फिर हम, एक्चुअल में कितना हुआ है। हम पता चलता है कि एक्चुअल में 25 लाख हो गए हैं और लेबर 18 लाख लगी है और एक्सपेंसेस सपोज 6 लाख ही लगे। तो 5 अर्धा 8 14 5 गई 19 जता 3 गई 4, 49 लाख लगे, 49 लाख लगे, तो ज्यादा लगा है। तो यहां पे क्या हो गया, आपने क्या रखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या रखा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और आप यहां पे क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। आपने उसको स्टैंडर्ड्स दे दिए कि भाई इतना आपको लगना चाहिए। फिर आप बोलोगे भाई यहां पे क्या हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएंस। तो अगर आपको अगर वेरिएंस किस मेथड किस कॉस्टिंग में निकालते हैं, किस कॉस्ट में निकालते हैं, किस मेथड में निकालते हैं सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम वेरिएंसेस निकालते हैं। तो क्या है वेरिएंस का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है सर, एक्चुअल में कितना लगा लेस स्टैंडर्ड में कितना लगा। नॉर्मली इट इज, मैंने एक्चुअल माइनस वेरिएबल किया, सॉरी, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएंस। और ये वेरिएंस आपका फेवरेबल हो सकता है और ये वेरिएंस आपका अनफेवरेबल हो सकता है। ये वेरिएंस आपका फेवरेबल हो सकता है या अनफेवरेबल होता है। और इधर भी क्या ओवरऑल में अगर देखा जाएगा तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 48 लाख, बट आपने लगाए 49 लाख, तो आपका 1 लाख का अनफेवरेबल बैलेंस निकला। तो आपने पहले स्टैंडर्ड तय कर दिए थे कि भाई कितना लगना चाहिए, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा कि 1 लाख का ज्यादा लगा है, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आप प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाओगे, बोलोगे भाई इधर आ जा, हमने तो तुझे बोला था कि कॉस्ट 48 लगनी चाहिए थी, हमें बता 49 लाख क्यों लगी। तो एनालिसिस किया जाता है। फिर देखते हैं जरा इंडिविजुअली देखेंगे मटेरियल में क्या हो गया है। मटेरियल की पोजीशन क्या है, मटेरियल हमने बोला था तुझे 24 लाख लगना चाहिए था, तूने कितनी लगाई है 25 लाख रुपया, ज्यादा लग गया। फिर इसमें देते हैं कि मटेरियल में क्यों ये वेरिएंस आया। मटेरियल में अगर देखा जाए तो क्या आया, मटेरियल में 1 लाख का अनफेवरेबल वेरिएंस आया, नेगेटिव आ गया, 24 लाख ही लगना चाहता 25 लाख रुपया लग गया। फिर हम देख रहे हैं ये जो 1 लाख का डिफरेंस है, जो 1 लाख का वेरिएंस आया है, ये जो 1 लाख का अनफेवरेबल बैलेंस है, ये किस वजह से हुआ है, ये प्राइस की वजह से हुआ है कि यूजेज की वजह से हुआ है। इतना डेप्थ में आपको उधर नहीं जाना, इसकी पूरे फॉर्मूलाज होते हैं। आप उसको बोलते हैं आपने महंगा खरीदा रहा मटेरियल, क्योंकि हमने बोला था कि 200 रुपया में पड़ेगा और 1.5 मीटर लगेगा। ये जो ज्यादा लगा है ओवरऑल, ये इसलिए लगा है कि आपने क्वांटिटी ज्यादा यूज कर दी है, यूजेज की वजह से हुआ है, या ये चीजें महंगी पड़ी है, या ये चीजें महंगे पड़ी है। तो फिर वहां पे आपके पास 2 मैनेजर है, अब परचेज मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है। परचेज मैनेजर काम क्या है, परचेज मैनेजर का काम है खरीदना, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है यूज करना। इन दोनों को लाते हो, इन दोनों को लाते हो, बोलते हो भाई 1 लाख रुपया क्यों बढ़ा, एनालाइज करके दे दो, ये प्राइस की वजह से बढ़ा या यूजेज की वजह से बढ़ा। फिर पता चला
कि परचेज मैनेजर का काम था खरीदना, उसको मैंने बोला था 200 में खरीद लेना तुम। स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के प्रेजेंट प्राइसेस के हिसाब से, साल भर क्या इन्फ्लेशन रहेगा उस हिसाब से बोला ऑन एन एवरेज आपको 200 में पड़ेगा ये चीज। आपने कितने में खरीदा? तो फिर हमने देखा पहले ज्यादा खरीदा, कुछ ऐसा खरीदा, फिर पता चला कि भाई परचेज मैनेजर ने तो कोई, परचेज मैनेजर ने, जहां तक बात है, परचेज मैनेजर ने चीज जो खरीदी है वो 205 रुपए में खरीदी है। ऑन एन एवरेज जो उसने ये परचेज कर दी है 8000 यूनिट, सपोज कितना परचेज कर दी है? 205 में। तो इसने 16 लाख में, ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया कहीं पे, एनीवेज जो भी होगा, तो इसने ये क्या किया है, हाँ इंटू 1.5, तो 24,60,000 तो यही हो गया। इसने क्या कर दिया, जहां पे इसको 5 रुपए में खरीदना था, 200 रुपीज में खरीदना था, इसने 205 रुपए में खरीदा है, तो 5 रुपए तो इसकी गलती है, 5 रुपए ज्यादा इसने महंगा खरीदा, तो कितना यूनिट लगेगा हमें? 8000 इंटू 1.5 इंटू 5 रुपया, तो 60,000 का जो अनफेयरेबल बैलेंस है वो इसकी वजह से आ गया। इसने 60,000 में ज्यादा खरीदा, ठीक है। और इसी तरह से फिर जहां तक प्रोडक्शन की बात है, जहां पे 1.5 मीटर लगना था, 1.5 इंटू 8000 यूनिट लगना था, सपोज 12,000 लगना था, अनफॉर्चुनेटली वहां पे 12,200 लगे हैं, सपोज 12,300 यूनिट लगे। तो उसने क्या किया था, जहां पे उसको 12,000 मीटर लगाना था, उसने क्या कर दिया, 12,400 मीटर लगाया। तो 400 मीटर ज्यादा क्यों लगाया? 400 इंटू 2.5, 400 मेरे फॉर्मूलाज होते हैं, इंटू 205, तो सपोज ज्यादा हो गया। और उसने जो किया था, उसने जो यूजेज कर दी थी ज्यादा, उसकी वजह से हमारा अनफेवरेबल बैलेंस 40,000 रुपया आ गया। तो फिर हम दोनों को पकड़ेंगे, इसको बोलेंगे भाई तूने ज्यादा क्यों खरीदा। फिर पता चल जाता है कि भाई उस साल क्या हुआ था, स्ट्राइक्स हो गई थी या कुछ भी रीजन हो गया था कि, या खेती अच्छी नहीं हुई थी, कॉटन अच्छा नहीं बना था, ज्यादा नहीं बना था, तो मार्केट प्राइसेस बढ़ गए थे। तो अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि महंगा क्यों खरीदा। कहीं ऐसा तो नहीं है इसने टेंडर अपने रिश्तेदार को दिया था। तो वो गलतियां, वो चोरियां यहां से पता चल रहा है। आप स्टैंडर्ड सेट करते हो मेरे दोस्तों, और फिर उनको बोलते हो, फिर उनको देखते हो, फिर उनका बोनस और उनका जो सैलरी से डिडक्शन वो इससे तय होता है। भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा खरीदा तो हम आपकी सैलरी से काट लेंगे। तो इस तरह से उनको एक दबाव बनता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी खरीद देंगे। और इसको बोलेगा भाई आपको इतना 1.5 मीटर यूज करना है, ऐसा नहीं आके कि बोलो इसे, वो होता है ना बाबा जी का, खाला जी का घर है, कारो जरा निर्दस क्या से गिसन को ताकि वेस्टेज, वो अप्रोच नहीं रहना चाहिए। आपको वेस्टेज नहीं करनी है, क्योंकि आपकी यूजेज अगर बढ़ेगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा वेरिएंस में, और फिर आपकी सैलरी काटी जा सकती है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो मटेरियल में। इसी तरह से लेबर में देखते हो, आप सुपरवाइजर को बुलाते हो, भाई आपको बोला था 16 लाख रुपया लगना चाहिए था ओवरऑल, ये 16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए क्यों लगे लेबर को? फिर आप बोलते हैं ये लेबर आइडल तो नहीं बैठी थी, क्योंकि वेजेस बढ़ गए थे, मतलब एक्चुअल आवर्स इनटू रेट। देखते हैं रेट ज्यादा तो नहीं बढ़ा था, ऐसा तो नहीं हुआ था कि लॉकडाउन के बाद जो हमने पहले एनविसेज किया था कि इतने में लेबर मिलेगा, फिर पता चला कि लॉकडाउन के बाद सारे लोग तो देहात चले गए थे, और जो लेबर मिल रही थी बहुत महंगी मिल रही थी, तो उस वजह से लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ा। या रॉ मटेरियल कम था, हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज थी, लॉकडाउन था, जो भी था, और इनको तो हम आइडल रखना पड़ा था। हम 100% कैपेसिटी पे यूज ही नहीं कर रहे थे 10,000 पे, हमारी 100% कैपेसिटी 10,000 थी, हम यूज नहीं कर पाते, रॉ मटेरियल नहीं था, स्कैर्सिटी थी, तो उनको थोड़ा सा आइडल बिठाना पड़ा। तो एनालिसिस होता है कि आइडल होने की वजह से हो गया कि रेट ज्यादा थे। अगर ये सब ठीक थे तो फिर भाई ज्यादा क्यों लग गया? फिर सुपरवाइजर को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, कैपिटलिस्ट दुनिया है, तब ये सारी चीजें निकालते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमें भी इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट बनना पड़ रहा है, और हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, पढ़ानी पड़ती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आइडिया देता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, आई होप आपको समझ आया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे हमें मदद कर लेता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को एसरटेन करने में, कॉस्ट को मैनेज करने में। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल से कम वो करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस फेवरेबल हो सकता है, वेरिएंस अनफेवरेबल हो सकता है, उसी हिसाब से जिस बंदे की क्लास लगानी होती है उसकी क्लास लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है लास्ट टेक्निक, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, वो मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि उसके लिए हमारा अलग से एक टॉपिक है ही। ठीक है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा कम ही डिस्कस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अलग से हमारी एक हमारा पूरा टॉपिक ही उस पे है, बजट्स पे, कि बजट के जरिए से हम कैसे
कॉस्ट को अराइव करते हैं और कैसे कॉस्ट को मैनेज करते हैं। और यहाँ में एक आज छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए थोड़ा 5 लेक्चर्स कर दिया, अदरवाइज मैं 3 लेक्चर में ही कंप्लीट कर सकता था। फिर मैंने देखा कि बच्चे बोलते हैं सर ज्यादा देर हम क्लास में रुक नहीं पाते हैं और अभी जून तक टाइम भी है, तभी मैंने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर दिया। अदरवाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ वो चीजें जो है कि 2-2 महीने लगेंगे वो बिल्कुल ही गलत है। अब आप बोल रहे सर ने एक बार तो रब कर दिया, अब ये दूसरी उससे रब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गीली है, अभी विंटर है, ये जल्दी सूखता नहीं है, ये रब नहीं होता है तो फिर जाके गीले कपड़े से करना पड़ता है और उसके बाद सूखे कपड़े से। लैपटॉप पे पढ़ा था तो ये टेंशन नहीं होती थी वहां पे, बट बच्चे बोल रहे थे नहीं सर हम बोर्ड को मिस कर रहे हैं, हमें बोर्ड पे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे भी बोर्ड पे पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करते हो, और जब आप वहां पे लैपटॉप पे पढ़ाते हो तो वो फील नहीं आता है, लेजी लेजी सा इंसान खुद रहता है, तो बच्चों को भी नींद आती है। बट आई होप अब आपको 4G चल रहा होगा तो थोड़ी इंप्रूवमेंट तो आई होगी। अब लास्ट मेथड है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये आपका अलग ही टॉपिक भी है, बट आज क्योंकि हम टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बजट क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी तो आपने देखा निर्मला ताई ने जो बजट दे दिया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हम आने वाले साल में कहाँ पे खर्चा करने वाले। इसी तरीके से जो एंटरप्राइज होते हैं वो भी बजट सेट करते हैं। एक मैंने स्टैंडर्ड बोला था, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से था। ठीक है, कि हमारा जो, और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है ये फिक्स्ड रहते हैं ओवर द पीरियड, बट ये जो बजट होता है ये पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, जैसे हमने बजट डिसाइड कर दिया कि 21-22, जब से अभी आने वाला है 1 अप्रैल 2021 से नया साल स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने डिसाइड किया कि इस साल का हमारा बजट क्या रहेगा। हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया वी आर गोइंग टू सेल, जैसे मारुति वाले बनाएंगे, वी आर गोइंग टू सेल 1 लाख कार्स, क्या इतना भी होगा। जैसे हमने बोला कि वी आर गोइंग टू सेल 1 लाख यूनिट्स, तो वो इतने प्राइस पे भेजेंगे। उसमें हमारे जो कॉस्ट लगेगी, जो रॉ मटेरियल लगेगा वो इतना लगेगा, हमारा जो बाकी एक्सपेंस है वो इतने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे साल के लिए बजट सेट करते हैं। इस साल का हमारा बजट इतना है, हमारा रेवेन्यू इतना आएगा, वी आर गोइंग टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मच अमाउंट इनटू R&D, उसमें हम इतना खर्चा कर जा रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी में इतना जा रहा है, उसमें इतना जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक पूरे साल के लिए बजट सेट कर दी। और अगेन फिर क्या होगा, हम एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे हमने ये बजट बना दिया कि हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे और उस हिसाब से हमारा बजट ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आप इधर आप बोलोगे कि 1 लाख यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट है, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में होता है, बट बजट पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, जब साल खत्म हो जाएगा फिर आपके पास एक्चुअल आता है, और एक्चुअल और बजट में आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो कि हमने अगर बोला था कि हमारी सेल पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स की हो जाएगी, इस प्राइस पे हो जाएगी, एक्चुअल सेल्स कितनी होगी, फिर आप इनको कंपेयर करते हैं कि कहां पे लैगिंग रही। अगर हमने बोला था कि हम R&D पे इतना खर्चा करेंगे, हमने वाकई इतना खर्चा कर दिया, तो उसमें आप क्या करते हो, फिर एनालिसिस करते हो। जिस तरह आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में करते थे कि उसमें इतना आ जाएगा, फिर उधर एनालिसिस करते थे, वो प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में था, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बजट्स होता है। बाकी क्या होता है इस पूरे बजट में, बजटरी कंट्रोल्स, वो अलग से एक हमारा लेक्चर है, एक टॉपिक है, वो हम पूरा कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हमारा कंप्लीट हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी चीज है जो मैंने अपने नोट्स में रखी थी, मैंने वो पहले डिटेल में रखा था, फिर मैंने सोचा था आपके लेवल में उतना डेप्थ में आएगा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, बट मैंने आपको हल्का सा रखा है तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ। कॉस्ट शीट के बारे में आपको अगर क्वेश्चन लगा, कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको वो सारी कॉस्ट दिखाता है और उसका रिकंसिलिएशन दिखाता है प्रॉफिट के साथ। आप याद करो आपके नोट्स में वो चीज है, मैंने आपको दिखाया था प्राइम कॉस्ट प्लस मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, उसको आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस कर ऐड करते हो तो वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसमें आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हो तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, उसमें से प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपकी सेल्स आती है। ये जिस शीट में आप दिखाते हो ये सारी चीजें, उनको बोलते हैं मेरे दोस्तों कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं, नॉर्मली आप इतना याद रखो, उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट डिजाइन्ड टू शो द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड along with the breakup of the cost, कि ये जो इतना कॉस्ट हो गया उनका ब्रेकअप क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, एंड
कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है वो सारा आप वहां पे दिखा दो, उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। इस तरीके से आपका ये टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम कल से टॉपिक नंबर 2 करेंगे, बजट। उसके बाद देखते हैं बजट में कितने लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद में एमसीक्यूज की क्लास लूंगा, मैंने एमसीक्यूज बना दिया, उन सबको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ग्रिप आ जाएगा मेरे दोस्तों। और फिर हम आ जाएंगे इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। डेवलपमेंट अकाउंटिंग उतना कुछ खास है नहीं, बट आपके सिलेबस में रखा है तो मैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट बजटिंग के साथ।